सिक्स क्लास। हाँ, तो कल मैंने आपको कहा था 3D के लिए आपको करके देखना था कि जब कोई भी दो प्लेन्स इंक्लाइंड हो, मतलब कि एक दूसरे पर थीटा एंगल झुके हुए हो, तो उनमें हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे देखते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हम उसमें कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमने क्या किया था, हम देखे थे दो केस होते हैं 2D में और 3D में। तो 2D के लिए तो हमने करके देखा था और 3D के लिए करने की बात थी, जो कि मैंने कहा था कि आप लोग करके देखोगे। तो क्या आप में से किसी ने ट्राई किया या नहीं किया? करके देखते हैं, जिन्होंने ट्राई किया हो तो वो मैच कर लेना सही किया है नहीं, और जिन्होंने नहीं करके देखा हो तो वो लोग भी फिर से सीख लेना। ठीक है, जैसा हमने 2D के लिए देखा था बिल्कुल एज इट इज करना है, 3D के लिए बहुत ही सिंपल सा है। ठीक, और दूसरी आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी हैं वो सारी की सारी सॉल्व की जाएंगे, उनको लेकर के टेंशन में मत आया करो आप लोग कि हाँ ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ। सब प्रॉब्लम्स एक एक करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ठीक है, अब ये मत बोल दिया करो कि कुछ भी समझ में ही नहीं आता, और ऐसे ये चीज़ तो फिर अजीब ही लगती है कि आपका पूरा कोर्स हो गया और आप अब ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं हमें तो ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आता, ऑफलाइन क्लास लो। अभी कोरोना का टाइम हुआ है तो पूरी दुनिया में ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही है। अब नहीं समझ में आता तो उसका कोई फिर वो इलाज नहीं है। ऑफलाइन तो ठीक है, अब जा करके सुविधा बैठी है तो कहीं कहीं ऑफलाइन होने लग गया है, ताकि हर किसी ने ऑनलाइन ही पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ करके बच्चे एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं। तो वो तो एक मजबूरी वाली चीज़ है कि ऑनलाइन पढ़ना ही पड़ता है, अदरवाइज इससे पहले कौन सी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, सब जगह ऑफलाइन ही होती थी। बट अभी अब टाइम ऐसा है तो वो तो करना ही पड़ता है। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं। तो हाँ, हम लोग बात करते हैं 3D की। तो हेडिंग दो आप लोग नेक्स्ट। बी, ए हमने कर लिया था। दूसरा आप लिखो त्रिविमीय रूपांतरण। त्रिविमीय रूपांतरण बिल्कुल ऐसे चीज़ जैसे 2D के लिए हमने किया था, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा इसे सॉल्व नहीं करेंगे। 2D के लिए जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई थी वहीं से हम 3D के लिए भी बनाएंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास देखो 2D के लिए जैसे हमारे पास दो इक्वेशन आई थी, एक्स डैश की और वाई डैश की। आपके पास लिखी हुई है, आपको दोबारा नहीं लिखना, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। एक्स डैश के लिए जब हमने लास्ट में एक्स डैश ओ एक्स या एक्स डैश ओ वाई के फॉर्म में इक्वेशंस लिखी थी, तो वो इक्वेशंस कुछ कैसे थी वो वाली हमें लिखनी है। ठीक है, तो हमारे पास एक्स डैश के लिए इक्वेशन क्या आई थी, ये मिला था हमें एक्स कॉस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस एक्स डैश ओ वाई। ठीक है, अभी हम इसे समीकरण नंबर 1 मान रहे हैं, या कुछ भी मत मानो चाहे, ठीक है। दूसरी हमें वाई डैश के लिए समीकरण मिला था, तो हमने उसमें भी क्या लिया था, एक्स वाई के टर्म में। अब वहाँ पे फर्क क्या आ गया था कि वहाँ पे वाई का हम दोनों पे घटक देख रहे थे, एक्स के साथ घटक क्या है या वाई के साथ घटक क्या है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई थी, जैसे ये था एक्स कॉस वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस वाई डैश ओ वाई। ठीक है, ये दोनों समीकरण थी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को कल जो हमने वो जो सारी एंगल्स वगैरह लिए थे, कोण हमने जैसे माने थे, हो सकता है किसी को उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो उसको सिर्फ ऐसे मत समझना, जैसे इसलिए बता रही हूँ, उसको आप सब अपनी अपनी रफ कॉपी में करके देखना खुद से सारे एंगल्स, तो तभी जा करके समझ में आएंगे। सिर्फ बस इस भरोसे रहोगे कि जैसे जैसे मैम करती जा रही वैसे वैसे हम करें, समझ में आ जाए, तो हो सकता है कि किसी को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन समझ में नहीं है तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को कॉपी में खुद से एक एक एंगल बना करके देखा करो, और तब चीज़ें अपने आप समझ में आती है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो कोण आए थे हमारे पास जब हमने किसके लिए देखा था, 2D के लिए हमने देखा। तो 2D में सिंपल सी बात है, 3 प्लेन होते हैं, तो हमने 2D के लिए 2 ही प्लेन काम में लिए थे। 2D के लिए हमने क्या देखा था कि हमने x और y को माना था कि x से x डैश और y से y डैश है जो कि थीटा कोण पर झुके हुए हैं। क्लियर है, z और z डैश उन दोनों को हमने उभयनिष्ठ माना था। ठीक, क्योंकि वहाँ पर हमें 2D प्लेन की ही बात करनी थी। यहाँ अब हमें बात करनी है 3D प्लेन की। इसका मतलब क्या है, जैसे पहले x और x डैश के बीच में था थीटा एंगल, y y डैश के बीच में था, वैसे ही अब z और z डैश के बीच में भी थीटा एंगल बनेगा। ठीक है, अब बात रही उसके लिए वैल्यू कैसे निकालें। जैसे कल हमने जब पूरा सॉल्व किया उस तरीके से आप 3D के लिए भी सॉल्व करोगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, टाइम भी लगेगा। तो डायरेक्टली आप 2D के लिए याद करो और 3D के लिए आप वहीं से वैल्यूज निकालो। कैसे निकालोगे, तो देखो आप सबसे पहले इस पैटर्न पे गौर करो कि ये पैटर्न कुछ किस टाइप का है कि जब आप एक्स डैश के रूपांतरण की बात कर रहे हो तो आपके पास वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है
टर्म सारी कॉस में आ रही है, कॉस में है, क्लियर है। पहली टर्म हमारे पास x के लिए आ रही है, दूसरी टर्म y के लिए आ रही है, क्लियर है। मतलब जब हम 2D में बात कर रहे हैं तो एक टर्म x की आ रही है, एक टर्म y की आ रही है। इसका मतलब अगर हम 3D में बात करें तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास z की आएगी, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि कौन कैसा है, फैक्टर सारे घटक जो है वो सारे कॉस के आ रहे हैं, तो कॉस कॉस तो हमें प्लस में नेक्स्ट टर्म जो आएगी z के साथ उसमें भी कॉस आ जाएगा, वो भी दिक्कत नहीं है। फिर कौन कैसे होंगे, देखो जब एक्स डैश का रूपांतरण हो रहा है तो हम क्या ले रहे हैं, एक्स डैश का हम सबके साथ घटक ले रहे हैं। मतलब एक्स डैश ओ एक्स को हम एक तरीके से ऐसे पढ़ सकते हैं कि एक्स डैश का एक्स के साथ घटक, एक्स डैश का वाई के साथ घटक, तो प्लस जो नेक्स्ट तीसरी टर्म लेंगे जेड वाली, तो उसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स डैश का जेड के साथ घटक, मतलब कि एक्स डैश ओ जेड आ जाएगा, क्लियर है। इसी तरीके से वाई डैश का रूपांतरण आप देखोगे तो जैसे ये वैल्यू सेम हमारे पास है, पहला टर्म एक्स का, दूसरा टर्म वाई का, तो तीसरा टर्म अगर होता तो वो जेड का होता। ये दोनों टर्म्स कॉस कॉस के हैं तो वो भी कॉस का होता, क्योंकि कंडीशन सेम है। हम ये नहीं कह रहे अलग अलग डेफिनेटली हो सकते, लेकिन जब कंडीशन सेम है, ये रूपांतरण समीकरण आपके पास कब है, जब आपने ये बताया कि कोई एक्स एक्स डैश प्राइम वाई वाई डैश प्राइम एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर है, तो आपके पास उन दोनों में समीकरण ये मिल रही। तो अगर आप इसके साथ में ये बोल देते हो कि जेड और जेड डैश भी एक दूसरे के साथ में थीटा कोण पर है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तभी भी तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन हमारे पास सेम आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज किसके लिए आ गई थी, 2D के लिए इस टाइप की वैल्यूज आई थी। तो इसका मतलब 3D के लिए अब आपको समझ में आया, आप डायरेक्ट वैल्यूज बना सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3D के लिए हम डायग्राम बनाते हैं, इसको रहने देते हैं, इसके बेस पर ही हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो भी देखेंगे। तो हमें क्या करना है, एस प्राइम और एस डैश प्राइम उन दोनों को कंबाइन करके बनाना है। तो दोनों को कंबाइन करके देखो, सबसे पहले हमने कोई मान लिया ये हमारे पास एस प्राइम है, ये इसका एक्स वेक्टर, वाई और जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये अपनी एस प्राइम हो गई। दूसरा एस डैश प्राइम लेना है जो कि कोई थीटा एंगल पे इसके साथ इंक्लाइंड हो, तो हम ये ले लेते हैं एक तो वाई डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स डैश इससे थीटा एंगल पे, और ये थीटा एंगल पर हो जाएगा जेड डैश, क्लियर है। तो ये जो डॉटेड फ्रेम बताया है ये कौन सा फ्रेम हो जाएगा हमारा, एस डैश फ्रेम। ये कौन सा फ्रेम हो जाएगा, एस डैश फ्रेम, ठीक है। डायग्राम बना लिया, एस एस डैश फ्रेम दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रोटेट कर रहे हैं, या हम बोले कि थीटा कोण पर एक दूसरे के सापेक्ष झुके हुए हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज है, आपको लिखनी नहीं है, ये किसके लिए आई थी, 2D के लिए जो दो इक्वेशंस आई थी वो दोनों है। इसके बेस पर हम 3D के लिए डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ ये लिखते हैं, द्विविमीय रूपांतरण के अनुसार ही यहाँ हमने क्या माना कि एस तथा एस डैश निर्देश तंत्र, जो दोनों हमारे एस और एस डैश निर्देश तंत्र हैं, इनके तीनों अक्ष कौन से, एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई जेड और जेड डैश, तीनों क्या है, एक दूसरे के साथ किसी थीटा कोण पर झुके हुए हैं।
अतः की रूपांतरण समीकरण, तो रूपांतरण समीकरण यहाँ से हम देखें 2D की तरह ही, जैसे हम एक्स डैश के लिए हम वैल्यू लिख सकते हैं। पहला टर्म है हमारे पास एक्स कॉस एक्स डैश ओ एक्स का, ठीक है, प्लस दूसरा टर्म आ जाएगा वाई के साथ, तो वाई कॉस एक्स डैश ओ वाई का। तो अब तीसरा टर्म सिमिलरली किसके जैसा आना चाहिए, जेड कॉस और एक्स डैश ओ जेड का, क्लियर है। दूसरा वाई डैश के लिए हम लें तो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास एक्स कॉस वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस वाई डैश ओ वाई प्लस जेड कोस वाई डैश ओ जेड। थर्ड नंबर पे जेड डैश इक्वल टू एक्स कॉस जेड डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस जेड डैश ओ वाई प्लस जेड कॉस जेड डैश ओ जेड। इक्वेशन नंबर 1, ये 2 और ये 3, क्लियर है। तो ये एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश के किनके रेस्पेक्ट में समीकरण है, एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ में है तीनों के। तो ये क्या है, 3D के लिए रूपांतरण समीकरण। और यहाँ से एक चीज़ और कहीं क्लियर हो रही है कि जैसे कि एक्स डैश है, किसी भी एक को हम ले एक्स डैश है, तो एक्स डैश का हमें एक्स के साथ में भी कुछ कोण मिल रहा है, वाई के साथ में मिल रहा है और जेड के साथ में भी मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि जैसे हमने यहाँ पे ये फिक्स कंडीशन ले ली, तो ज़रूरी नहीं है कि एक्स डैश हमेशा एक्स के साथ में ही कोण बनाएगा। अभी किसी थीटा कोण पर झुका हुआ है, मान लो इसे हमने थोड़ा सा और घुमा दिया, थोड़ा और घुमाते ही क्या होगा, जो एक्स डैश यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, वाई डैश यहाँ की जगह यहाँ और जेड डैश यहाँ चला जाएगा। तो उस कंडीशन पे एक्स डैश का पहले एक्स के साथ कोण बना, थोड़ा और घूम जाएगा तो एक्स डैश का वाई के साथ कोण बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 3D में घुमाएंगे हम, थोड़ा और घुमा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स डैश का ही जेड के साथ में कोण बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि तीनों के तीनों समीकरण अगर हम झुके हुए होने की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ किसी थीटा एंगल पर झुके हुए हैं या इंक्लाइंड है, तो इसका मतलब है कि हर प्रत्येक अक्ष बाकी प्रत्येक तीनों के साथ में क्या करेगा, कुछ न कुछ कोण बनाएगा। झुका हुआ कहीं भी हो सकता है, ये तो हमने इनिशियल कंडीशन ली है। मान लो कि ये दोनों आपस में रोटेट कर रहे हैं, हमने किसी भी कंडीशन पर रोक दिया इन दोनों को, अब हमें तो कोई भी पोजीशन कहीं मिल सकती है। एक्स डैश यहाँ मिला है, जरूर नहीं हो सकता है एक्स डैश हमें यहाँ मिला होता, वाई डैश यहाँ मिला होता, जेड डैश यहाँ मिला होता है, किसी भी तरीके से। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि एक्स डैश की बात करो तो एक्स के साथ में भी कुछ कोण बना रहा है, वाई के साथ में भी, जेड के साथ में भी, वाई डैश के लिए भी तीनों के साथ में कोण बन रहा है, ऐसे ही जेड डैश का भी तीनों के साथ कोण बन रहा है। नोट कर लो, ये दोनों इक्वेशंस आपको नहीं उतारनी है, ये 2D की पहले वाली हमने लिख रखी है। ठीक है, कर दिया। अब यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं, देखो कैसे।
आप ये देख सकते हो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है। यहाँ अगर हम बात करें तीनों पे गौर करें तो तीनों का फर्स्ट कंपोनेंट एक्स का ही है, सेकेंड कंपोनेंट वाई का ही है और थर्ड कंपोनेंट जेड का ही। ठीक है, दूसरी चीज सारे के सारे जो कोण है कॉस के ही है। ठीक है, बस केवल थीटा का मान अलग अलग है, जैसे एक्स डैश और एक्स है, वाई डैश है, जेड डैश है, यहाँ भी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है। तो इन तीनों में तो हमारे पास थीटा का मान भी सेम ही है, एक्स डैश और एक्स वाई डैश और एक्स, तीनों का मतलब एक्स के साथ में, यहाँ तीनों का ही वाई के साथ और यहाँ तीनों का ही जेड के साथ। मतलब कि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए ज़रूरी होता है ना कि मतलब चीज़ें हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मिल रही हो, तो हम उसे इतना बड़ा बड़ा जैसे हम हर जगह नहीं लिखना चाहें, शॉर्ट में लिखने के लिए तो तरीका होता है कि आप उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म में हम क्या लिखें, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण कैसे लिख सकते हो, देखो एक्स डैश है, अब एक्स वाई जेड ये तो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, इसको तो चेंज कर नहीं सकते। कॉस थीटा की जो भी वैल्यू है इसको हम लिख देते हैं पर्टिकुलर फॉर्म में, तो हम इसे क्या लिख देते हैं a11। हमने मान लिया कि कोई भी पहला पद जो भी होता है कंपोनेंट है a11 x प्लस पहली रो और दूसरी कॉलम मतलब a12 y प्लस a12 z, क्लियर है, a13 z। तो यहाँ पे a11 का मान क्या है, ये पूरा cos x डैश x को हमने a11 माना है, x मल्टीप्लाई में आ गया, a12 किसको माना है cos x डैश o y को, ठीक है, y मल्टीप्लाई में आ गया, प्लस a13 माना है cos x डैश o z को और इनटू में z हमारे पास मल्टीप्लाई में आ गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे। दूसरी चीज ये देखो, ये आप लोगों को पता ही होगा a11 a12 a13 ये हम किसी भी सारणी के रूप में लिख सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स रूप में जब हम लिखते हैं तो कहीं पे भी ये हमें केवल क्या बताता है कि पहली पंक्ति और पहला कॉलम, जैसे पहली पंक्ति पहला कॉलम, इसीलिए हम a11 लिखते हैं। a12 का मतलब पहली पंक्ति लेकिन दूसरा कॉलम, ठीक है, a13 का मतलब पहली पंक्ति और उसका तीसरा कॉलम। पता होगा 11th-12th से ये तो हम पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो हमें कंपोनेंट को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इसी तरीके से y डैश बराबर हो जाएगा a21। अब सेकेंड रो में हम आ जाएंगे दूसरी पंक्ति में और कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे चलेंगे, तो a21x प्लस a22y प्लस a23z। इसी तरीके से z डैश बराबर हो जाएगा a31x प्लस a32y प्लस a33z। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते, सारणी रूप में लिख देते हो तो भी आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, आप यहाँ पे बता सकते हो कि यहाँ पे जैसे एक दो टर्म लिख करके बता दो कि यहाँ a11 बराबर हमने क्या लिया है cos x डैश o x, ठीक है, इसी तरीके से a12 हमने क्या लिया है cos x डैश o y, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, इसे ही बाकी सारे मान हमने ले रखे, लिख लो। नाम में दे देना ये समीकरण 4, 5 और 6। ये आपका बीच में रहा हुआ टॉपिक चलता है, ठीक है ना, जो उस टाइम पे मैंने नहीं करवाया था लेकिन आप लोगों ने कहा करवाने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग अब करवा रही हूँ।
देखो एक जगह इसमें कंफ्यूज मत होना, जैसे कि सब जगह जैसे मैंने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड लिखा है और यहाँ पे मैंने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड से निर्देशांक दे रखे हैं, ये वही वाले निर्देशांक ही है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ स्मॉल एक्स कहाँ से आ गए, यहाँ पे कैपिटल है, वही है। ये मैंने बाय मिस्टेक इनको स्मॉल लिख दिया है, आप चाहें तो इसे कैपिटल फॉर्म में लिख दीजिए, जैसे कि ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड इस तरीके से, ठीक है। या अगर स्मॉल में लिख चुके हो तो इसको ध्यान रखना, यही चीज़ें हैं, कोई कंफ्यूज होने वाली दिक्कत नहीं है कि ये स्मॉल एक्स कुछ अलग मान है क्या, अलग कुछ नहीं है, ये निर्देशांक ही है, एक्स वाई जेड निर्देशांक ही है, ठीक है। तो लिखो इसमें, ये लिख लिया यहाँ a11 जैसे क्या है cos x डैश ओ एक्स, ऐसे ही a12 cos x डैश ओ वाई और a13 cos x डैश ओ जेड, cos a13 भी लिख लेना cos x डैश ओ जेड। क्या कहलाते हैं, तो लिखो, ये लिख करके लिखना कॉमा एक्स डैश अक्ष के क्रमशः एक्स वाई व जेड अक्षों के साथ बने हुए, एक्स डैश अक्ष के क्रमशः एक्स वाई व जेड अक्षों के साथ बने हुए कोणों की कोज्याएं हैं। कोसाइन होता है, कोसाइन को हिंदी में बोलते हैं कोज्या, कोज्याएं। जैसे साइन होता है, साइन को हिंदी में बोला जाता है ओनली ज्या, कोसाइन को बोला जाता है कोज्या। तो अगर ज़्यादा ये इस टाइप की हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में आप कोसाइंस लिख लेना और हिंदी में लिखना हो तो कोज्याएं लिख लेना, ठीक है। तो एक्स वाई व जेड अक्ष के साथ बने कोणों की कोज्याएं हैं, या इन्हें एक्स डैश अक्ष की, या इन्हें एक्स डैश अक्ष की दिक् कोज्याएं भी कह सकते हैं। दिक्, एक्स डैश अक्ष की दिक् कोज्याएं, दिक् कोज्याएं भी कह सकते हैं, ये होता है दिक् कोज्याएं। दिक् कोज्याएं मतलब यही होता है, ये अलग अलग दिशा के सापेक्ष जो कोज्या का जो मान आ रहा है, कॉस का मान आ रहा है, अलग अलग डायरेक्शन के सापेक्ष वही मान होता है ये, ठीक है। एक्स अक्ष की दिक् कोज्याएं भी कह सकते हैं, फुल स्टॉप लिखो। इसी प्रकार a21 a22 a23 लिखो, इसी प्रकार a11 a22 a23 को y डैश अक्ष तथा a31 a32 a33 को तथा a31 a32 a33 को z डैश अक्ष की दिक् कोज्याएं कहा जाता है, z डैश अक्ष की दिक् कोज्याएं कहा जाता है, कहा जाता है। क्लियर है, दिक् कोज्याएं समझ में आ गई। अब देखो, इसी मैट्रिक्स फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ओवरऑल कंप्लीटली हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि समीकरण, यहाँ पे वैसे अभी तक हमने मैट्रिक्स रूप में लिखा नहीं है इसको, मैट्रिक्स रूप में तो हम इसे अब लिखेंगे, अभी तक तो हमने केवल क्या किया, उनके हमने साइन चेंज कर दिए हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स के रूप में हम अब लिखेंगे, तो यहाँ से ये मैट्रिक्स रूप है ना, ये हटा देना, इसको ओनली ये लिख लेना निम्न रूप में, ठीक है। अभी तो हमने केवल साइन जो भी कोस थे हमारे, साइन तो नहीं था कोस था, उन सबको हमने ये तो भी एक अलग नोटिफिकेशन दे दिया, एक ही रूप में लिखा है।
ये हमारे पास समीकरण बन गए। अब हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, करेक्ट कर लेना, मैट्रिक्स को काट के निम्न रूप में लिख लेना। यहाँ लिखो समीकरण 4, 5 व 6 को अब हम लिखेंगे मैट्रिक्स रूप में। लिखने पर क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो इधर तो आपका ये हो जाएगा एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। ठीक है, बराबर में इधर आपके पास पहले सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33। ठीक है, ये हो गया। इनटू में हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, ये हमारा x, y और z। ये अब हमने इसको किस रूप में लिख दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। लिख लो। नेक्स्ट, यहाँ पर ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये कोसाइंस की, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट अब प्योरली कोसाइन वाले कंपोनेंट एक तरफ ले लिए, एक्स वाई जेड निर्देशांक एक तरफ ले लिए हमने, और एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश को एक तरफ ले ली। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, कोसाइन मैट्रिक्स या फिर कोचा मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम ये लिखें कि यहाँ घूर्णन मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ये जो आपकी मैट्रिक्स है घूर्णन मैट्रिक्स। घूर्णन मैट्रिक्स ऐसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से वही वाली बात की थीटा 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 तीनों के साथ वेरिएशन होता है। तो अगर ओवरऑल देखें इसका मतलब है कि एस फ्रेम एक फ्रेम स्थिर है और जो दूसरा फ्रेम है वो कंटिन्यूसली क्या है, थोड़ा ना थोड़ा हमें मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए वो प्रत्येक अक्ष के साथ, प्रत्येक तीनों के साथ, क्योंकि कहीं भी पोजीशन हो सकती है जब घूम रहा है तो तीनों के सापेक्ष घूमेगा, कभी इसके सामने भी आएगा, कभी इसके सामने भी आएगा, कभी इसके सामने भी आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मिला करके यहाँ पे क्या हो रहा है, घूर्णन हो रहा है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, घूर्णन मैट्रिक्स कहते हैं, रोटेशनल मैट्रिक्स। नोट कर लो। ठीक है, ये था आपका 3D के लिए रूपांतरण। तो 3D के लिए आप एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश तीनों का रूपांतरण हो गया यहाँ से। ये अभी तक हमारा किसका रूपांतरण हुआ है, ये अभी हमने ओनली ये जो भी हमारे जो निर्देशांक है केवल निर्देशांकों का रूपांतरण किया है, इसमें वेग का और त्वरण का नहीं किया। तो ये नोट करो, फिर वेग और त्वरण का रूपांतरण करते हैं।
अब हम देखते हैं वेग और त्वरण का रूपांतरण इसी के लिए। तो वेग और त्वरण का रूपांतरण अपन ओवरऑल किसके लिए देखेंगे हम, ये जो दो प्लेन इंक्लाइंड हो एक दूसरे के या थीटा कोण पर झुके हुए हैं उनके लिए देखेंगे, ठीक है। अब वही वाली बात है, वेग और त्वरण भी आप अलग अलग 2D 3D के लिए देख सकते हो, लेकिन अब क्योंकि हम 2D के लिए भी हमारे पास इक्वेशंस है, 3D के लिए भी इक्वेशंस है, तो बेटर होगा कि हम डायरेक्टली 3D के लिए ही पढ़ लेते हैं। 3D के लिए पढ़ेंगे तो 2D तो उसमें ऑलरेडी आ ही जाएगा। 2D के लिए तो आपको क्या केवल x और y टर्म चाहिए, तो अपन 3D के लिए पढ़ लेते हैं। तो अपने पास x y z तीनों टर्म में इक्वेशन रहेगी, तो 3D की रहेगी, और अगर 2D की कोई पूछ ले उसमें से तो बस x और y वाले टर्म्स लिख देना, ठीक है। तो 3D वाला करेंगे, उसी में अंदर अपने को 2D वाला भी मिल ही जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं इसी के अंतर्गत वेग एवं त्वरण का रूपांतरण। वेग एवं त्वरण का रूपांतरण, ठीक है। ये रूपांतरण फिर से बता रही हूँ, ध्यान रखना हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, कोई भी दो प्लेन्स जो कि इंक्लाइन टू ईच अदर हैं, एक दूसरे पर झुके हुए हैं कोई थीटा कोण पर, उनके लिए हम पढ़ रहे हैं। 2D 3D दोनों में से किसी के लिए भी आ सकता है। हमें भी हमारे पास यहाँ 3D के लिए भी इक्वेशन है, 2D के लिए भी है। तो आपने देखा जैसे हमने 2D के लिए पढ़ा था, 3D में क्या हुआ, बस उससे एक टर्म और ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ हम वेग और त्वरण का रूपांतरण हम क्या करते हैं, 3D के लिए पढ़ लेते हैं सीधे, तो 2D तो उसके अंदर ऑलरेडी आ ही जाएगा, ठीक है। तो 2D के लिए देखना है, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट जो x देश y देश और z देश की समीकरण हमने ली 3D के रूपांतरण से तीनों रूप में, और जो कोसाइंस थे उन्हें हमने ये इन प्रतीकों के द्वारा, इन सिंबल्स के द्वारा प्रदर्शित किया है, a11 a12 a13, ठीक है। जहाँ आप इन सबका मतलब जानते हो, a11 a21 a31, इन सबका मान क्या है, वैल्यूज क्या है इनकी, ठीक है। ये आप सब लोगों को पता है, तो हम यहीं से समीकरण उठा लेते हैं। हमारे पास ये तीनों समीकरण हमें मिली हुई है। अब इन्हें हमने क्या नाम दिया था वो मैं भूल गई, इसे हम नाम देते हैं समीकरण 1 2 और 3, ठीक है। हमारे पास जो फाइनल रूपांतरण समीकरण आई थी x और x देश के बीच, या y y देश के बीच, z z देश के बीच, ठीक है। मतलब ओवरऑल हम कहें तो s फ्रेम और s देश फ्रेम के बीच में जो रूपांतरण समीकरण थी कार्तीय निर्देशांकों की, वो तीनों समीकरण हमने यहाँ दे दी। हमें यहाँ से पढ़ना है वेग का रूपांतरण। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा, पता ही होगा वेग क्या होता है। किसी भी कोई भी कण है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। मतलब dx अपॉन dt, x अगर किसी कण की किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, तो उसका अगर आप t के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो, या हम ये बोले कि एकांक समय में किसी भी वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन या विस्थापन ही क्या कहलाएगा, उसका वेग कहलाता है। तो यहाँ जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से एक समीकरण को सॉल्व करते हैं, बाकी दोनों एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल इजी सी चीज़ है। तो तीनों के लिए हम अलग अलग करके टाइम वेस्ट करें कोई मतलब नहीं है। हमारे पास वैल्यू क्या है, एक्स डैश इक्वल टू है a11x प्लस a22y, सॉरी a12y प्लस a13z। क्लियर है। हमें क्या चाहिए, वेग चाहिए। ये हमारे पास क्या दिख रही है स्थिति, इसका टी के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दे तो वेग मिल जाएगा। मतलब हम यहाँ क्या कर देते हैं डी एक्स डैश अपॉन डी टी, यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी ओवरऑल डी एक्स डैश की। इसे हम क्या बोल सकते हैं, डी एक्स डैश बोल सकते हो ना इसे, ठीक है भाई। डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, नॉर्मली बी की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई एक्स डैश के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एज इट इज हम यहाँ वाई डैश के लिए भी बात करेंगे और जेड डैश के लिए भी बात करेंगे, ठीक है ना। इसलिए हमें यहाँ अलग अलग लिखना पड़ेगा बी एक्स डैश बराबर। अब यहाँ देखो ये a11 a12 a13 ये तो कांस्टेंट है, लेकिन जो x y और z है इनका भी t के रेस्पेक्ट में होगा। अवकलन करोगे ऑब्वियसली सी बात है, दोनों तरफ करोगे। यहाँ हमने x डैश का अवकलन कर दिया t के रेस्पेक्ट में, और किसी भी स्थिति का t के सापेक्ष अवकलन ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो ये dx डैश का मान आ गया। यहाँ आप सबका अवकलन कर दो तो देखो a11 dvx अपॉन dt प्लस a12 dv y, सॉरी vx नहीं dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, यहाँ पे dy अपॉन dt प्लस a13 dz अपॉन dt।
क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू मतलब क्या मिल जाएगी, बी एक्स डैश इक्वल टू a11 dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, b होता है। लेकिन यहाँ क्योंकि आपके पास x में भी है, y में भी है, z में भी है, इसका मतलब सिंपल सा है, वो चाह रहा है कि आप वेग को भी x, y और z तीनों घटकों के रूप में लिखो। मतलब ये मान हमारे पास हो जाएगा bx प्लस a12 by प्लस a13 bz। ठीक है, a12 by प्लस ये है a13 bz। ये हमें किसकी समीकरण मिल गई, bx की, वेग रूपांतरण की। देख रहे हो वेग का रूपांतरण कैसे हो रहा है, वेग के भी तीनों घटक आ रहे हैं हमारे पास। जैसे यहाँ x दिश का रूपांतरण कर रहे थे तो तीनों अक्षों के सापेक्ष कर रहे थे, x y z तीनों के सापेक्ष। यहाँ भी अगर हम vx दिश बात कर रहे हैं तो वो तीनों अक्षों के वेग के सापेक्ष आ रहा है। ठीक, तो अब नेक्स्ट जो y और z के लिए है वो हम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं। सिमिलर तरीके से करना है, समीकरण 2 का पूरे का कलन करोगे, इसी तरीके से दोनों तरफ करोगे तो यहाँ आपके पास डी वाई जेड डैश अपॉन डी टी, तो वो क्या कहना जाएगा, वी वाई डैश हो जाएगा। और यहाँ सब में करस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, यही वी एक्स वी वाई वी जेड। तो यहाँ तो दोनों तरफ वैल्यूज आपकी, ये वाली जो वैल्यू है ये तो सब में आपकी यही रहेगी, वी एक्स वी वाई वी जेड। बस ये जो कांस्टेंट मान है ये चेंज हो जाएंगे। कैसे, देखो इसी प्रकार नेक्स्ट हम बात करें वी वाई डैश इक्वल टू a21 dx अपॉन dt प्लस a22 dy अपॉन dt प्लस a23 dz अपॉन dt मीन्स b y डैश इक्वल टू a21 bx प्लस a22 vy प्लस a23 vz। ये समीकरण हमें किसके लिए मिल जाएगी, वी वाई के लिए मिल जाएगी। क्लियर है। और इसी प्रकार वी जेड एंड वी जेड डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, a31 bx प्लस a32 by प्लस a33 bz। इन्हें आप नाम दे दो समीकरण 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगी 6। ये आपको समीकरण 4, 5 तथा 6 किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, वेग का रूपांतरण। वेग रूपांतरण को प्रदर्शित करते हैं, नोट कर लो। ठीक है, इजी है ना, सारा कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट इसमें जैसे त्वरण का रूपांतरण निकालना है, तो वैसे चाहो तो आप लोग खुद भी निकाल सकते हो। तो त्वरण आपको पता है वेग में परिवर्तन की दर होती है। वेग हमारे पास तीनों का आ चुका है, वी एक्स डैश, वी वाई डैश और वी जेड डैश। तो तीनों का एक बार और अवकलन कर दोगे आप, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी आपके पास, त्वरण की आ जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं त्वरण का रूपांतरण। देखो ये तीनों समीकरण आपके पास क्या हो गई है, वी एक्स डैश इक्वल टू आपको देखना है वापस, मैं लिख रही हूँ अभी, ठीक है ना, मेरे पास लिखा है इसलिए। वी वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, a21 dx ठीक है। अब हमें नेक्स्ट देखना है त्वरण में रूपांतरण। तो हम लिखते हैं कि समीकरण 4 4, 5 और 6 का पुनः अवकलन करने पर, तो देखो यहाँ आप करोगे ये हो जाएगा आपका डी वी एक्स डैश अपॉन डी टी। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ए एक्स डैश। यह हमारे पास त्वरण का एक्स डायरेक्शन में वैल्यू आ जाएगी, ए एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ये a11 डी वी एक्स अपॉन डी टी प्लस a12 डी वी वाई अपॉन डी टी प्लस a13 डी वी जेड अपॉन डी टी। क्लियर है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, डी वी वाई डैश अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा ए वाई डैश, क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, a21 डी वी एक्स अपॉन डी टी प्लस a22 डी वी वाई अपॉन डी टी प्लस a23 डी वी जेड अपॉन डी टी। क्लियर है। ये आपकी हो गई समीकरण 7, ये हो गया समीकरण 8। और एक और इक्वेशन हम ले लेते हैं यहाँ पर, डी वी जेड डैश अपॉन डी टी। क्लियर है। तो ये मान किसका मिल जाएगा हमें, ए जेड डैश का बराबर क्या वैल्यू मिल जाएगी, a31 डी वी एक्स अपॉन डी टी प्लस a32 डी वी वाई अपॉन डी टी प्लस a33 डी वी जेड अपॉन
ठीक है ना, समझ में नहीं आ रहा तो a33 dv/dt समीकरण नंबर 9। तो ये तीनों समीकरण से आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, ए एक्स डैश, ए वाई डैश और ए जेड डैश की, मतलब ये हमारे पास क्या मिल गया, त्वरण में रूपांतरण। ठीक है, समीकरण प्रदर्शित करते हैं, नोट कर लो। ठीक है, त्वरण में रूपांतरण मिल गया यहाँ से। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है, ठीक है। यहाँ पे तीसरी चीज क्या है कि सबसे पहले हमने ये माना कि जैसे एस और एस डैश फ्रेम है, हमने एक तो ये एस फ्रेम लिया, दूसरा हमने ये एस डैश फ्रेम लिया, जो कि तीनों अक्षों के साथ में थीटा थीटा कोण पर है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एस फ्रेम है वो तो कैसा फिक्स है, जो एस डैश फ्रेम है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है ना, तभी तो एस डैश फ्रेम तीनों के साथ में क्या बना रहा है, कुछ ना कुछ कोण बना रहा है। तो एस फ्रेम यहाँ पर इसका मतलब क्या है, फिक्स है। इसका मतलब क्या है, वो जड़त्वीय तंत्र है। एस निर्देश तंत्र कैसा है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए आपको ध्यान होगा कि जब हमने शुरुआत में, जब यही चैप्टर शुरुआत की थी, तो हमने न्यूटन की तीनों गति के नियम भी पढ़े थे। ठीक है ना, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति के नियम से क्या होता है, देखो, क्योंकि यहाँ एस फ्रेम तथा एस डैश फ्रेम कैसा है, अजड़त्वीय है। ठीक है, इम्प्लाइज न्यूटन की, तो यहाँ पहले हम ये बात करें, यदि बाह्य बल अनुपस्थित हो, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो, एस फ्रेम हमारे पास कैसा है, जड़त्वीय है, एस डैश फ्रेम अजड़त्वीय है। ये तो हम शुरू से लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं, अभी हमने नहीं माना है। यहाँ पर एक चीज हमने ये बताई कि एस एक फ्रेम फिक्स है, तो दूसरा फ्रेम जो है वो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है। क्लियर है। अब रोटेशन का मतलब ये हुआ कि या तो आप कुछ बल लगा रहे हो तब वो रोटेट कर रहा है, फिर कुछ ना कुछ बल तो लग रहा होगा ना, चाहे उस पर हवा ही बल लगा रही हो। हवा के कारण जैसे आपको पता है कोई हल्की चीजें होती है घूमने लग जाती है ना, जैसे बच्चों के पास होता है कागज का पंखा सा बना हुआ होता है, हवा चलते ही वो घूमने लग जाती है अपने आप पंखे उसके, ठीक है ना, या कुछ भी चीज है। तो हवा भी एक प्रकार से जो बल लगाती है तभी तो उसमें कुछ ना कुछ विस्थापन होता है। यहाँ पर विस्थापन हो रहा है, तीनों के तीनों कोण घूम रहे हैं, और उस घूमने के कारण जो भी इनके निर्देश तंत्रों में जो भी परिवर्तन हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, वेग में रूपांतरण हो रहा है, त्वरण में रूपांतरण हो रहा है, वो तो हमने पढ़ लिया जब घूम रहे हैं उस कंडीशन में। अब अगर एक बार को हम ये मान करके चलते हैं कि यहाँ जो भी बाह्य बल लग रहा था इन पर, वो कैसा हो जाए, अनुपस्थित हो। ठीक है,
अगर इन पर बाय बल अनुपस्थित हो तब क्या ये घूमेंगे क्या, ये चीज़ हमें देखनी है नेक्स्ट कंडीशन। तो उसके लिए हमने मान लिया कि बाय बल अनुपस्थित हो, तो क्या देखते हैं हम, तो न्यूटन के गति के नियम से F बराबर 0, और F आपको पता हो किसके बराबर लिया था, dp/dt, कि बाह्य बल किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ, गति का सेकंड लॉ। इसका मतलब यहाँ से ये लिख सकते हैं कि dp/dt बराबर भी कैसा हो जाए 0, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे, चूंकि F इक्वल टू होता है dp/dt। ध्यान आया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि बल जो होता है बाह्य बल वो किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के, dp/dt। तो यहाँ पे d/dt है, p का मान रख दो, p क्या होता है mv, ठीक है, बराबर 0, m तो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, यहाँ आ गया dv/dt बराबर 0, ठीक है। m को दूसरी तरफ ले जाओ तो आपके पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, dv/dt बराबर 0। मतलब कि वेग में परिवर्तन आपको कैसे मिल रहे हैं, यहाँ पर 0 मिल रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर वेग का मान आप तीनों अक्षों के सापेक्ष लेते हो, वेग के घटक लेने पर, नेक्स्ट यहाँ लिख रही हूँ मैं, वेग के घटक लेने पर क्या वैल्यू हो जाएगी, dv/dt 0 है, कंपोनेंट लेंगे हम तो dvx/dt बराबर 0, यही मान होगा dy/dt का, और यही मान होगा dz/dt का, होगा वन। क्लियर है, कुछ भी कंफ्यूजन लग रहा है आप लोगों को, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ मैं, क्योंकि अब जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं तो उनका रिवीजन फिर शायद ही हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब क्लासेस हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब जो टॉपिक्स हैं एटलीस्ट इनमें आपका कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे, बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। कि यहाँ पे हमने देखो रूपांतरण हमने देखा, हम शुरू से देख रहे हैं, हमने टॉपिक का नाम ही क्या देखा था, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब निर्देशांकों का रूपांतरण, ठीक है। अलग अलग कंडीशन में हमने देखा था। तो सबसे पहले तो हमने नॉर्मली देखा, कोई भी एक फ्रेम था या कोई भी दूसरे फ्रेम के सापेक्ष में किसी वेग से गति कर रहा है, तो हमने उसके निर्देशांक के 3 समीकरण हमारे पास आए थे, एक्स के लिए अलग, मतलब स्थिति के लिए अलग, एक वेग के लिए आया था और एक त्वरण के लिए आया था, क्लियर है। दूसरी कंडीशन हमने देखी कि अगर दो अक्ष जो है या दो निर्देश तंत्र दोनों क्या हो, एक दूसरे के साथ किसी कोण पर झुके हुए हो, इंक्लाइंड हो, ठीक है। तो उसके लिए हमने कंडीशन देखी, 2D में भी हो सकता है, 3D में भी हो सकता है, दोनों के लिए हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब दोनों के लिए हमने देखा, जैसे 3D में भी हमने देखा है, 2D में भी, कि एक फ्रेम, इसका मतलब हम क्या बता रहे थे, स्थिर था एस फ्रेम, जो एस डैश फ्रेम था वो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा था, ठीक है ना, एस के सापेक्ष थीटा कोण बना रहा था, एस डैश फ्रेम घूम रहा था, तभी तो हमने देखा था एक्स डैश का एक्स के साथ में घटक आ रहा था, एक्स डैश का वाई के साथ में घटक आ रहा था, एक्स डैश का जेड के साथ में घटक आ रहा था, ऐसे ही वाई डैश का तीनों के साथ घटक आ रहा था, ऐसे ही जेड डैश का तीनों के साथ घटक आ रहा था। तो इस रिजल्ट क्या, यही तो रिजल्ट निकल रहा था कि इसका मतलब जो एस डैश फ्रेम है वो कंटिन्यूअसली कैसे है, मूविंग है, और एक्स जो एस फ्रेम है उसका जो तीनों उसके निर्देशांक एक्स वाई जेड तीनों के साथ ही पर्टिकुलर कुछ ना कुछ कोण बना रहा है, ठीक है। भाई आपने जैसे कोई पंखा घूम रहा है, आपने उसको अचानक पॉज किया, या आपने मान लो अचानक उसकी फोटो क्लिक की, तो उस टाइम पे तो कोई सा भी पंखा कहीं भी स्थित हो सकता है, हमें नहीं पता कौन सा किसके सामने जाकर के इकट्ठा होगा, या अगर दो पंखे हम ऊपर नीचे लगा दें, या कुछ भी, मतलब एक सिचुएशन एज्यूम करके देखो, ठीक है ना। जैसे हम कागज के नॉर्मली पंखे जैसे बनाते हैं ना, बच्चे वगैरह खेलते हैं, वो हमने बनाया, और एक के पीछे 3 पंखे लगा दिए, एक के पीछे दूसरे को हमने रख दिया एज इट इज, ठीक है। अब हमने बताया एक को तो फिक्स रखा, दूसरा वाला घूम रहा है, हम उसको घुमाते गए अचानक किसी एक जगह हमने उसको रोक दिया, तो हमें तो नहीं पता उसका कौन सा पंखा कहाँ जाकर के रुकेगा, ठीक है। इसका मतलब उसका पंखे का हर एक स्थिति का दूसरा जो फ्रेम है जो फिक्स है, उसकी प्रत्येक तीनों स्थिति के साथ कुछ ना कुछ कोण बनता हुआ होगा, ठीक है। जैसे इसके एक्स डैश फ्रेम का बाकी तीनों के साथ बन रहा है, वाई डैश का भी बाकी तीनों के साथ बनेगा, और जेड डैश का भी बाकी तीनों के साथ बनेगा। तो वहां से ये पता चला कि इसका मतलब एस डैश फ्रेम कैसा है, मूविंग है, जबकि एस फ्रेम कैसा है, हमारा फिक्स है, जड़त्वीय है, क्लियर है। तो एस डैश फ्रेम को हमने मूविंग बताया, तो मूव करने का मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ तो बाह्य बल लग रखा है, ठीक है। या तो
तो आप उसको हाथ से घुमा दिया आपने, घुमा करके एक दो बार छोड़ दिया आपने, ठीक है। नहीं तो आपने उसमें चाहे कोई चाबी लगा रखी हो, चाहे आप उसको इलेक्ट्रिसिटी से घुमा रहे हो, ठीक है, और भी कुछ भी नहीं, आप नॉर्मली बाहर बैठे हो और वहाँ पे तेज हवा चल रही, तो हवा के कारण वो घूमेगा, मतलब किसी न किसी प्रकार का बल तो लगेगा तभी घूमेगा। तो बल लगने पर तो वो घूमेगा, हमें पता है, और घूमने पर जो रूपांतरण होंगे वो सारे रूपांतरण हम पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है कि अगर ये जो बाहर लगाया गया बल था ये अनुपस्थित हो, तब कण घूमेगा या नहीं घूमेगा, ठीक है। तो अनुपस्थिति के टाइम पर हमने न्यूटन की गति का नियम लगा करके देखा कि इस टाइम में वेग में परिवर्तन शून्य हो रहा है, वेग में परिवर्तन शून्य हो रहा है, तो वेग में टोटल परिवर्तन शून्य है, इसका मतलब प्रत्येक घटक के सापेक्ष परिवर्तन भी कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और वेग में परिवर्तन शून्य आने का मतलब क्या हुआ कि अभी जो आपने 7, 8, 9 तीनों इक्वेशन जो लिखी है त्वरण वाली, आप देख रहे हो तीनों में ही ये वैल्यूज तो अलग अलग है भले ही, जैसे यहाँ पे a11 है, a12 a23 a13 है, फिर a21 a22 a23 है, उसके बाद में 3 वाली है, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं dvx dvy और dvz, ये वैल्यू तो 7, 8 और 9 तीनों में सेम है, क्लियर है। और ये तीनों वैल्यूज यहाँ हम बता रहे हैं 0 के बराबर है, इसका मतलब ये तीनों मान जैसे ही आप 0 रख दोगे तो आपके पास ओवरऑल जैसे यहाँ से ए जे डैश का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास ए एक्स डैश का मान भी 0 और ए वाई डैश का मान भी 0 आ जाएगा, आ जाएगा ना मान। देखो इतना नोट कर लो, फिर अपन आगे लिखते हैं। ठीक है, ये लिख लिया आपने, ये पूरा लिख लेना, उसके बाद में ये लिख लेना, और फिर आगे लिखना implies from इक्वेशन 7, 8, 9 और इसको भी आप समीकरण दे दो 10, 9 and 10, ठीक है। 7, 8, 9 में हमारे पास dvx dvy dvz के मान आ रहे हैं, और इक्वेशन 10 से ये तीनों मान 0 के बराबर आ रहे हैं, तो अपने पास क्या वैल्यू बन जाएगी कि एक्स डैश बराबर 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए वाई डैश और बराबर हो जाएगा ए जेड डैश के। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे त्वरण का मान कैसा हो रहा है, शून्य हो रहा है, या इसका मतलब ये, और त्वरण का मान किसके सापेक्ष शून्य हो रहा है, ये डैश वाली वैल्यूज, मतलब एस डैश जो निर्देश तंत्र है, तो हम ये बोले कि जो हमारा एस डैश निर्देश तंत्र है उसमें कण कैसा होगा, त्वरणहीन होगा। कण कैसा होगा, त्वरणहीन होगा। लिख लिया, तो लिखो त्वरण नहीं होने का मतलब, देखो यहाँ पे क्या हो गया, त्वरण नहीं होना, इसका मतलब वेग में परिवर्तन नहीं होना, मतलब कि वेग एक प्रकार से कांस्टेंट हो गया। वेग कांस्टेंट होने का मतलब कैसा हो जाएगा, जड़त्वीय हो जाएगा, मतलब हम तो एस को जड़त्वीय लेकर के चले थे, लेकिन रिजल्ट क्या मिला है कि एस डैश भी जड़त्वीय है। एस डैश भी कैसा मिल रहा है, हमें जड़त्वीय मिल रहा है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अर्थात एस डैश तंत्र भी जड़त्वीय होगा, एस डैश निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होगा।
फिर लिखो इसमें अर्थात यहाँ से निष्कर्ष प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष घूमा हुआ ब्रैकेट में लिखेंगे पर घूर्णन नहीं करता हुआ, पर घूर्णन नहीं करता हुआ ब्रैकेट बंद तंत्र भी जड़त्वीय होता है, तंत्र भी जड़त्वीय होता है। क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या कहा है, देखो किसी एंगल पर घूमा हुआ बताया है, लेकिन कंटिन्यूअसली मतलब ये नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली यहाँ मूविंग कर ही रहा है, क्योंकि हम यहाँ केवल थीटा कोण पर झुके हुए कोणों के बारे में पढ़ रहे हैं। दो घूर्णन करते हुए निर्देश तंत्रों के बीच में रूपांतरण नहीं पढ़ रहे, वो अलग टॉपिक है। घूर्णन करता हुआ टॉपिक अलग है, केवल दो प्लेन्स का एक दूसरे से इंक्लाइंड होना, एक दूसरे पर झुके हुए होने का टॉपिक अलग है। मतलब एक तरह से आप ऐसा मान सकते हो कि घूर्णन करते हुए तो कंटिन्यूअसली वो घूर्णन करेगा ही, ठीक है ना। यहाँ पर यह होगा कि घूर्णन वाली पोजीशन में होगा, घुमा हुआ होगा, उससे कुछ थीटा कोण घुमा हुआ है तो प्रत्येक के सापेक्ष कुछ न कुछ अक्ष उसका घूमेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूअसली रोटेशन करेगा। क्लियर है? तो आपका ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो हम देखो बात किसकी कर रहे थे, बात ये था कि आप लोगों को जैसे थोड़ा कंफ्यूजन था ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के, ठीक है ना, कि निर्देशांकों का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से आएगा पेपर में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो एक नॉर्मली हमने ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है, जब हमने निर्देशांक रूपांतरण का टॉपिक लिखा तो सबसे पहले हमने नॉर्मली उसका कि दो कोई भी निर्देश तंत्र ले लिए एस और एस डैश, एस के सापेक्ष एस डैश किसी v वेग से गतिशील है तो उसमें हमने रूपांतरण देख लिया। स्थिति में, वेग में और त्वरण में कल हमने लिखी थी तीनों इक्वेशंस डायरेक्टली इजी सा है, लेकिन मैंने साथ में आपको ये भी बताया था कि वो टॉपिक कभी आपके एग्जाम में आया हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब वो एक तरह से आपको ओनली एक तरीका इंट्रोड्यूस कराया गया है कि रूपांतरण कैसे होता है। क्लियर है? वो हमारा फर्स्ट था। वो टॉपिक हमारा क्या था कि कोई स्थानांतरित निर्देश तंत्र में निर्देशांकों के रूपांतरण का समीकरण। क्लियर है? सेकेंड टॉपिक हमारा कौन सा था कि जब दो अक्ष जो है, दो निर्देश तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष कैसे हो, थीटा कोण पर झुके हुए हो। तो उसके लिए हमने 2D में देखा था कल, आज 3D में देखा, और उसके बाद इन दोनों के लिए हमने वेग और त्वरण का रूपांतरण देख लिया। क्लियर हो गया इतना? तो ये आपका दूसरे टाइप का रूपांतरण था। ये रूपांतरण बिल्कुल ही अलग है उससे, तो ऑब्वियसली सी बात है इसमें तो आपको एटलीस्ट कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो आपका रूपांतरण आता है, जो मैंने बताया था आपको इम्पोर्टेंट है, वो था गैलीलियन रूपांतरण, जो हमने इसके बाद में पढ़ा था गैलीलियन रूपांतरण, ठीक है ना। तो बात ये थी कि भाई एग्जाम में कैसे, तो एग्जाम में इस तरीके से आपको अलग अलग गिवन होगा। अगर वो इनकी बात करेगा कि इंक्लाइंड प्लेनों की, तो वो दे करके जाएगा आपको क्वेश्चन में कि भाई कि दो निर्देश तंत्र एक दूसरे पर झुके हुए हैं, तो उनके लिए आप जो भी निर्देशांक रूपांतरण है उसके समीकरण व्युत्पन्न करो। फिर वो आपसे चाहे वेगों के रूपांतरण का पूछ ले, त्वरण का रूपांतरण पूछ ले, स्थिति का पूछ ले, जैसे भी, ठीक है। अगर आपसे स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए पूछ रहा है तो वो क्वेश्चन में दे करके जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर गैलीलियन के लिए पूछेगा तो वो भी वो क्वेश्चन में दे करके जाएगा कि गैलीलियन रूपांतरण के लिए, और गैलीलियन रूपांतरण वाला इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत बार आया हुआ भी है पेपर में। अब मैं पूरा तो नहीं करवाऊंगी क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है, ओनली आपको शॉर्ट में उसकी तीनों चीज़ें बताऊंगी, रूपांतरण के समीकरण क्या है, ठीक है ना, ताकि हमारा एक तरह से रिवीजन हो जाए, हमें क्लियर हो जाए कि किस टॉपिक में क्या वैल्यूज है। ठीक है, अब आपको देखो लिखना नहीं है, ओनली गैलीलियन रूपांतरण आप लोग निकालो, मैच करना है, लिखने वाला काम अभी के लिए आपका हो गया, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा रूपांतरण है नेक्स्ट, वो है गैलीलियन रूपांतरण। क्लियर है? और गैलीलियन रूपांतरण आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान भी होगा,
बहुत इजी सा था गैलीलियन रूपांतरण, मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया था। अब कौन से लेक्चर में है वो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, तो आप लोग देख लेना, आप लोग को पता होगा ही, ठीक है ना। तो गैलीलियन रूपांतरण के लिए भी हमने वही कंडीशन दी थी कि कोई एक एस फ्रेम था, एस डिश फ्रेम है, जो कि उसके सापेक्ष कैसा है, किसी कैपिटल वी वेग हमने ले लिया कि वी वेग से गतिशील है, तो उसमें निर्देशांकों का रूपांतरण कैसे होगा, वेग का कैसे होगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। ठीक है, तो देखो गैलीलियन रूपांतरण के लिए हमने ये चीज़ लिखी थी। इधर ये आपका एक्स फ्रेम हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई डैश, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा आपका जेड, ये हो जाएगा आपका जेड डैश। इसका मूल बिंदु था ओ, इसका हो जाएगा ओ डैश। ये आपका कौन सा फ्रेम है, एस फ्रेम है, और ये था हमारा एस डैश फ्रेम, ठीक है, जो कि किसी वी वेग से गतिशील था। ध्यान आया कुछ भी, वी वेग से गतिशील हमने लिया था। हमने क्या कंडीशन ली थी कि शुरुआत में जो यहाँ पर भी हमने यही माना कि एस फ्रेम तो फिक्स है, जड़त्वीय है, एस डैश फ्रेम क्या है, वो मूव कर रहा है किसी वी वेग से। तो हमने लिया था कि एस डैश फ्रेम शुरुआत में हमने माना था कि यहाँ रहा होगा, किसी शुरुआती पोजीशन पे रहा होगा, एस तो अपनी जगह पे, ये एस डैश यहाँ रहा होगा। अब क्योंकि ये गति कर रहा है तो धीरे 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 गति करता हुआ गया होगा। एक टाइम ऐसा भी आया होगा जबकि ये फिक्स एस डैश जो है वो एस के ऊपर रहा होगा, ठीक है, और उसके बाद इसको क्रॉस करता हुआ निकल गया होगा। ये सारी चीज़ें आपकी थ्योरी में लिखी हुई है, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने ये बी वेग से गतिशील है, तो अगर कोई टी टाइम के बाद में हम इन दोनों के बीच की दूरी देखें तो दूरी कितनी हो जाएगी, वी इंटू टी, चार बराबर दूरी बटे समय से, चार है हमारे पास भी, समय है टी, तो दूरी क्या हो जाएगी, चार इंटू समय के बराबर। क्लियर है। यहाँ पर भी हमने सेम लिया, कोई पी पॉइंट पर कोई पोजिशन है, तो हम दोनों के रेस्पेक्ट में इसकी स्थिति सदिश देखें, ये हो जाएगा इस फ्रेम से और ये हो जाएगा एस डैश फ्रेम से। तो एस फ्रेम के सापेक्ष इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड, एस डैश के सापेक्ष एस डैश, वाई डैश और जेड डैश हो जाएगा, ठीक है। ये इसका स्थिति सदिश ओ बिंदु से क्या हो जाएगा, वेक्टर आर, यहाँ से स्थिति सदिश हो जाएगा वेक्टर आर डैश। क्लियर है, सब आपकी कॉपी में बना हुआ है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से इसकी थ्योरी थी, कुछ भी आई हो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। मैं ओनली बता रही हूँ कि दूसरा हमारा रूपांतरण गैलीलियन रूपांतरण जो कि इम्पोर्टेंट भी है, इस टाइप से कुछ आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो हमने देखा था इनके तीनों निर्देशांकों का रूपांतरण किस तरीके से होगा। तो शुरुआत में जब ये जो एस डैश फ्रेम था ये कुछ एस से पहले रहा होगा, उस टाइम पे हमने इन दोनों के बीच की दूरी देखी थी। तो जो टोटल दूरी एक्स थी, एक्स किसके बराबर थी आपकी, यहाँ पर था एक्स डैश, मतलब शुरुआत में हम ये एस डैश की पोजीशन ये ले रहे हैं, ये पोजीशन रही होगी कुछ एस डैश फ्रेम की। पहले इतना यहाँ रहा होगा, फिर पीछे था, वो तो गति कर रहा है ना, पहले यहाँ से शुरुआत किया, यहाँ गति करते करते यहाँ पहुँचा, उसके बाद एक टाइम पे फिक्स इसके ऊपर भी रहा होगा और अब इससे इतनी दूर आगे भी निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ रहा होगा, तो ये दूरी रही होगी इसकी वी टी, और मैक्सिमम दूरी जो है वो तब यहाँ तो रहा नहीं होगा एस डैश फ्रेम, केवल एस फ्रेम तक की दूरी, और ये दूरी कितनी रही होगी, एक्स के बराबर। तो यहाँ से अगर हम रूपांतरण करना चाहें तो एक्स बराबर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई थी, इसकी जो ये लेंथ थी ये हमारे पास था एक्स डैश, तो ये वैल्यू थी एक्स डैश प्लस वी टी के बराबर आया था हमारे पास रूपांतरण। ये x बराबर किसके बराबर आ गया था, वी टी प्लस एक्स डैश के बराबर। क्लियर है। खैर अभी हम बात कर रहे हैं कि इससे आगे पहुंच चुका है, इस टाइम पे पोजीशन कैसी होगी। हाँ, इसके साथ में ही y की बात करें तो y बराबर वाई डैश और z बराबर जेड डैश, इन दोनों में रूपांतरण में फर्क नहीं पड़ा कुछ भी, ये सेम दूरी पर है शुरू से ही। क्लियर है। ये तो हमारे तीनों के तीनों स्थिति का रूपांतरण हो गया था, स्थिति क्या, निर्देशांकों का रूपांतरण हम कहें तो, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ से स्थिति की, तो ये देखो कर्ण बराबर आधार प्लस लंब के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आर डैश का आपको तो मान निकालना है ना कि एस डैश फ्रेम के लिए हमारे पास वैल्यूज क्या है। तो देखो वेक्टर आर बराबर चूंकि क्या हो जाएगा, आर डैश वेक्टर प्लस वी टी, यहाँ से वेक्टर आर डैश का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर आर माइनस वी टी, ये आपका क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश का रूपांतरण। क्लियर है। समीकरण एक हम दे देते हैं, ये बी वेग है हमारे पास। क्लियर है। दूसरी
कैसे होगा, ठीक है। तो इसका वेग एस प्राइम से तो हमने मान लिया ये तो कोई कांस्टेंट वेग है ही, इसका कैपिटल वी है, ठीक है। अब अगर हम इस पी बिंदु का, इस पी कण का वेग माने तो एस प्राइम के सापेक्ष इसका वेग क्या हो जाएगा वी, और एस डैश प्राइम के सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा वी डैश हो जाएगा। तो यहाँ से हमने वैल्यू देखी थी कि वी डैश बराबर कितना हो जाएगा, दूसरे नंबर पे था वी डैश बराबर वी माइनस कैपिटल वी, वी डैश बराबर वी माइनस कैपिटल वी। क्लियर है। यहाँ से आप चाहो तो इस v का मान भी निकाल सकते हो, वी डैश के फॉर्म में निकालना है तो ये इक्वेशन है, या दूसरे वाले का वेग निकालना हो, v निकालना हो तो क्या हो जाएगा वी डैश प्लस वी। कुछ आपको नोट नहीं करना, इसमें कुछ नया नहीं है, सब आपकी कॉपी में नोटेड है, मैं तो ओनली आपको रिवाइज करवा रही हूँ। क्लियर है। ये था वेग का रूपांतरण, और त्वरण का रूपांतरण तो हमारे पास सेम आया था कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए डैश, समीकरण 3। इतने शॉर्ट में आपको नहीं करना है, कॉपी में जो भी आपको दोनों डायग्राम बनवाए गए थे, थ्योरी लिखवाई गई थी, उन सबके साथ करना है। मैं ओनली आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि ये आपका गैलीलियन रूपांतरण है, ठीक है। तो अगर गैलीलियन रूपांतरण आया तो आपको क्वेश्चन में उस तरीके से देगा कि गैलीलियन रूपांतरण करना है आपको, और उसमें आपके किस चीज़ का मान पूछ रहे हैं वो डिपेंड करता ही है क्वेश्चन पे। क्लियर है। ये बातें थी आपकी शुरुआत की, समझ में आ गया। इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रही भी हो, कुछ टॉपिक छूटे हो, वो सब अब ले दे करके कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमने एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया था जो कि अकॉर्डिंग टू बुक आपका नेक्स्ट चैप्टर है। आप लोग बुक के चक्कर में ना पड़े, बस नेक्स्ट टॉपिक देखें। तो जो नेक्स्ट टॉपिक था वो किसके बारे में था, अब हमने बात की थी कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, मतलब घूर्णी निर्देश तंत्र हो जब, ठीक है। अभी तक तो हमने केवल दो निर्देश तंत्र, या तो एक के सापेक्ष दूसरा विवेक से गतिशील कर रहा है, तो ये बिल्कुल दोनों के दोनों क्या थे, बिल्कुल सेम प्लेन में है, एक ही दिशा में है। एक कंडीशन हमने ले ली कि दूसरे एक के सापेक्ष दूसरा थोड़ा सा घुमा हुआ कंडीशन में हो, दो कंडीशंस ओनली पढ़ ली, दोनों से रिलेटेड आपको रूपांतरण समीकरण समझ में आ गया। गैलीलियन ने अलग से रूपांतरण समीकरण बताया था अपना जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए, वो हमने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग जो हमें शुरू करना था वो था आपका घूर्णी निर्देश तंत्र, कि जब एक के सापेक्ष दूसरा निर्देश तंत्र अखड़ करके जब वो घूम रहा हो, घूर्णन कर रहा हो कंटिन्यूअसली, तो आपके निर्देश तंत्रों का जो भी रूपांतरण होगा वो किस तरीके से होगा। क्लियर है। दूसरी चीज़ है कि इस चैप्टर में आपका मेन जो था कोरियोलिस फोर्स का था, ठीक है ना। यहाँ पे हमने कोरियोलिस बल देखा था अलग अलग तरीकों से, कि पृथ्वी के सापेक्ष कोई पिंड क्षैतिज दिशा में है तो ऊर्ध्वाधर में लग रहा है, तो कोई वस्तु ऊपर से नीचे जा रही हो तो नीचे से ऊपर जा रही हो, तो जो भी चीज़ें हैं वो सब हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर दो टॉपिक हैं जो मेन है। नेक्स्ट यहाँ तक का तो क्लियर हो गया ना। देखो, एक टॉपिक तो आपका सीधे जो आपकी हेडिंग दी हुई है, हेडिंग मतलब पहली बात तो हमें ये देखना कि घूर्णी निर्देश तंत्रों में रूपांतरण किस तरीके से होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक टॉपिक तो ये है, एक हेडिंग तो है हमारे पास ये, एक टॉपिक है ये कि घूर्णन करते हुए तंत्रों में वेग, त्वरण और विस्थापन का रूपांतरण समीकरण। क्लियर है। दूसरा एक हेडिंग हमारे पास क्या है कि जब घूर्णन हो रहा हो और उस टाइम पर उस पर कोरियोलिस बल भी लग रहा हो तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। घूर्णन भी हो और कोरियोलिस बल भी हो, तो वो है आपका घूर्णी निर्देश तंत्रों में कोरियोलिस बल।
क्लियर है? दो हैं, यहाँ भी रूपांतरण आपको देखना है। लेकिन अब पहली बात तो ये कि रूपांतरण का तरीका चेंज हो गया। ठीक है, पहले आपने रूपांतरण देखा कि या तो दोनों सेम डायरेक्शन में निर्देश तंत्र है तो, या उसका दूसरा आपने केस देखा कि अगर एक के सापेक्ष दूसरा थीटा कोण पर है तो। ठीक है, अब आप बात कर रहे हो, अब आपका ये चैप्टर ही अलग हो गया। जिनके पास बुक है उन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं भी बुक है, जिनके पास कोई बात नहीं है, आपका ये एक तरह से दूसरा चैप्टर है ये, कि जिसमें हम किसकी बात करते हैं, घूर्णी निर्देश तंत्रों की, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की। ठीक है, कि अब दो निर्देश तंत्र दोनों एक दूसरे के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, कोई उनका कोणीय वेग भी होगा, अब ओमेगा होगा। ठीक है, कुछ उनमें कोणीय विस्थापन होगा, अब थीटा होगा। इस तरीके से अब वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के सापेक्ष घूर्णन कर रहे हैं। तो तब आपके रूपांतरण की समीकरणें क्या होगी। ठीक, अब आप अपनी कॉपी में देखोगे तो आपको ये टॉपिक मिलेगा, घूर्णी निर्देश तंत्रों में कॉरियोलिस बल। क्लियर है, ये हेडिंग आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैंने आपको करवाया नहीं। ठीक है, क्यों नहीं करवाया आपको, क्योंकि इस टॉपिक में ओनली क्या बताया गया है कि कोई भी दो निर्देश तंत्र घूर्णन कर रहे हैं तो उनमें विस्थापन का, त्वरण का या वेग का रूपांतरण का समीकरण कैसा होना चाहिए। ठीक है, ओनली समीकरण का फॉर्मेट बना रखा है। ठीक है ना, कि समीकरण का एक तरह से होता है ना, किसी चीज को डिराइव करके हम उसका फॉर्मूला निकाल लें, वही तरीका है कि आपको फॉर्मूला बनाना है लास्ट तक में जाकर के कि हाँ ये इसका रूपांतरण का समीकरण हो जाएगा। क्लियर है, ये टॉपिक लेकिन हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिलेबस में है आपका ये टॉपिक बिल्कुल, क्योंकि इसकी शुरुआत यहीं से हो रही है। ठीक है ना, इसमें इसके अंदर ही समाहित है ये टॉपिक भी, क्योंकि ये टॉपिक भी एक तरीके से है यही, लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि इस स्थिति में जब दो निर्देश तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष घूर्णन कर रहे हैं और उन पर जो लगने वाला बल है ना, वो बल जब कॉरियोलिस बल हो तो आपको इसके अंतर्गत भी मैंने आपको ये तीनों रूपांतरण लिखवाए। देखो आप अपनी कॉपी में वेग का रूपांतरण भी करवाया है, त्वरण भी करवाया है और विस्थापन भी करवाया है। इसके अंतर्गत ये टॉपिक जब हम पढ़ते हैं ना, तो इसके अंतर्गत भी हमें तीनों का रूपांतरण देखना है, वेग का, त्वरण का, विस्थापन या जो भी रहा हो उन सबका हमें रूपांतरण देखना है। ठीक है, मेन चीज क्या है कि यहाँ पर घूर्णी निर्देश तंत्र के साथ में कॉरियोलिस बल भी काम कर रहा है। मैंने आपको ये टॉपिक इसलिए करवाया क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक मैंने जितना देखा है एग्जाम्स में आपका ये पूछा गया है, ये टॉपिक आपका कभी नहीं पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेशल केस नहीं है, कॉरियोलिस बल लग रहा है कुछ नहीं, उन्होंने कहा बस नॉर्मली कुछ ना कुछ बल तो लग ही रहा होगा तभी घूम रहे हैं, तो बस दोनों घूम रहे हैं तो आप उन दोनों में हमें तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बता दो। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आया होगा, इसलिए उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो मैंने आपको करवाया नहीं पहले। ठीक है, ये करवाया क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ एक स्पेशल केस लग जाता है कॉरियोलिस बल का, इसके अंतर्गत भी रूपांतरण की तीनों समीकरण हमने पढ़ रखी है। ठीक है, लेकिन अभी बच्चों ने शिकायत की कि हाँ मैम ये टॉपिक है हमारा सिलेबस में और आपने करवाया नहीं है, तो अपन इस टॉपिक को भी फिर से कर लेते हैं। मैं एटलीस्ट आपको करवा तो दूँ कि आपको ये पता रहे कि हाँ इसमें ये है, कहीं आपको ये नहीं लग रहा हो कि शायद मैम को ये टॉपिक नहीं आता इसलिए मैम ने हमें करवाया नहीं। ऐसा नहीं है, ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, ये कभी नहीं आया इसलिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगा, कि क्योंकि डेरिवेशन तो इसमें भी बड़ी सारी होगी, पहले हम वेग का करेंगे, त्वरण का करेंगे और विस्थापन का भी करेंगे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, अपन इस टॉपिक को भी कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा जोर आपको इसी पर देना है, इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। इसको भी जब मैं करवा दूँगी तो ऐसा नहीं कि करवाने के बाद छोड़ दो, पढ़ना है आपको, लेकिन ठीक है पढ़ लेना, समझ लेना, ज़्यादा ध्यान इस पर देना। क्लियर है, और रही बात कंफ्यूजन की, तो अब आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगा, दोनों टॉपिक करवा दिए जाएंगे। अगर क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन की बात सुनो, कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैम दोनों में से हम कौन सा करेंगे, तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपके पास क्लियरली ये आता है कि दो घूर्णन करते हुए निर्देश तंत्रों में, सुनना फिर से, दो घूर्णन करते हुए निर्देश तंत्रों में वेग, विस्थापन व त्वरण की रूपांतरण समीकरणों को लिखो या व्युत्पन्न करो। ठीक है, या आपको ये दे दिया कि दो निर्देश तंत्र हैं एस व एस डैश, या कुछ भी और नाम दे दिया, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष कोई इतने वेग से घूर्णन कर रहे हैं, तो इनके वेग का रूपांतरण बताओ, त्वरण का रूपांतरण बताओ। क्लियर है, कहीं कॉरियोलिस बल का नाम तक उसने नहीं लिया, तो आपको सिंपली ये करना होगा जो मैं करवाऊंगी इस टॉपिक को। ठीक है, सिंपली ये करना होगा। अगर आपको उसमें कहीं पर भी रूपांतरण के साथ में कॉरियोलिस बल का नाम दे दिया कि कॉरियोलिस बल के अंतर्गत आप वेग का रूपांतरण बताओ या त्वरण का बताओ या विस्थापन का बताओ, कुछ भी पूछ लिया, कॉरियोलिस बल के अंतर्गत पूछ लिया, तो ये टॉपिक ही करोगे।
क्लियर है? इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अभी देखो, मुझे अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिला तो मैं आपको बताती हूँ। वेट, देखो, हाँ, आप लोगों का ये डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ। जिन बच्चों को भी डाउट हो अच्छे से समझ लो। देखो, दोनों पे आपके मैं क्वेश्चन बताती हूँ। एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। कॉरियोलिस बल की परिभाषा दीजिए। पहला तो पूछ रखा है कॉरियोलिस बल की परिभाषा दीजिए, फुल स्टॉप। घूर्णी तंत्र में गतिमान द्रव्यमान m पर कार्यरत कॉरियोलिस बल का व्यंजक प्राप्त करो। ठीक है, सिंपली कॉरियोलिस बल के लिए वैल्यू दे रखी है तो आप ये करोगे, कॉरियोलिस बल से रिलेटेड कोई जो भी आपके करवा रखा है ये क्वेश्चन करोगे आप। ठीक है, ये आपके राजस्थान में 2009 में भी आया हुआ है, 2012 में भी आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ है। क्लियर है? उसके अलावा आपका देखो, कॉरियोलिस बल से रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चन पूछे हैं कि अगर कोई भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाला कॉरियोलिस बल क्या है, या कोई पिंड अगर ऊपर से नीचे जा रहा हो, नीचे से ऊपर जा रहा हो, क्षैतिज में लग रहा हो, ऊर्ध्वाधर में लग रहा हो, जो भी टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं ना सारे के सारे, तो उनसे रिलेटेड आपके पास वैल्यूज पूछ रखी हैं। आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये वैल्यूज आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, आपको कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन जैसा लगा, क्वेश्चन में क्लियर है कॉरियोलिस बल। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ जो कि डायरेक्टली अगर इस पे क्वेश्चन आए तो कैसे आएगा। एक क्वेश्चन है कि घूर्णी निर्देश तंत्र में निर्देशांकों व वेग के रूपांतरण समीकरण ज्ञात करो। सुना आपने? डायरेक्टली आपको क्या दे रखा है कि घूर्णी निर्देश तंत्रों में वेग व विस्थापन के रूपांतरण समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, कहीं कॉरियोलिस बल का नाम नहीं आया, वो क्वेश्चन दे रखा है इसके लिए, मतलब ये करना है। ठीक है, लेकिन टेंशन में मत आओ, ये क्वेश्चन हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं आया, या आपकी कोटा में, उदयपुर वगैरह में, बाकी यूनिवर्सिटीज में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? डाउट क्लियर हुआ? पहली बात तो कि हमारे आयु में एक तो ऐसा क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी तक में नहीं आया हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर क्वेश्चन कभी आया भी तो कंफ्यूज नहीं होना है। कॉरियोलिस बल का जब तक नाम नहीं दिया जाए तब तक आपको कॉरियोलिस बल के बारे में छेड़ना भी नहीं है। डायरेक्टली आता है ओनली घूर्णी निर्देश तंत्र, तो आप सिंपली ये वैल्यू करोगे। ठीक है, अगर कॉरियोलिस बल उसमें नाम दे दिया कि घूर्णी निर्देश तंत्र और साथ में कॉरियोलिस बल का नाम भी दे दिया, तब आपको ये टॉपिक करना है। क्लियर है? तो ये आपका डाउट हो गया क्लियर। अब ये सारे टॉपिक तो किए हुए होंगे, आपकी कॉपी में ये नहीं करवा रखा है तो इसे मैं करवाऊंगी आपको। ये अभी जो हमने घूर्णी क्या, ये जो दोनों डायरेक्शन में हमने पढ़ा ना कि थीटा कोण पर दो प्लेन झुके हुए हैं और उन दोनों में रूपांतरण समीकरण, वहीं से स्टार्ट होगा ये टॉपिक भी, क्योंकि वहां पर भी कुछ ना कुछ थीटा कोण तो था ही, थोड़ा तो घूर्णन था ही, वहीं से हम शुरुआत करेंगे इसकी भी। ठीक है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इसके लिए आप जगह देख लेना। कल हम शुरू करेंगे ये टॉपिक, आपको करवा तो दूंगी मैं, ताकि इनकेस कभी भी ऐसा लगे आपको तो आप लोग कर सकते हो आराम से। डाउट्स क्लियर हो गया कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करोगे, आपको क्लियर मिलेगा, क्वेश्चन में हिंट मिलेगा कि कौन सा मान करना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।